A wonderful good evening to all of you. This is Kaustubh Omar and I am welcoming you again in the 10-minute talk series by me. This is the occasion of National Technology Day and this is the talk number 9, and today's topic related to our National Technology Day is STEP India. STEP means science, technology, engineering equal to power. That means स्टेप इंडिया। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट करा है कि हमारे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है और आज़ादी के बाद से उस चीज़ की आवश्यकता हमेशा से महसूस हुई है, लेकिन वास्तविकता में उस पर कभी ना ध्यान इतना ज़्यादा गया है ना हम उसको एक अलग लेवल तक पहुंचा पाए हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं स्टेप इंडिया की चर्चा को। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम के साथ हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन ये सब व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है और इनके द्वारा किए गए इनोवेशन और इन्वेंशन भी हम सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो मैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटी जो कि शायद छुपे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, मैं ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम ज़रूर आपके सामने लेना चाहूँगा। तो ऐसे में सबसे पहला नाम आता है उद्धव बराली। लखीमपुर आसाम के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखकर उनकी ज़रूरतों के मुताबिक इनोवेशन के जरिए इन्वेंशन करना शुरू किया। इन्होंने डिसेबल पर्सन्स के लिए बहुत कुछ किया है। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी BBC, हिस्ट्री टीवी एंड बहुत सारे प्रिंट मीडिया के आपको न्यूज जो है कवरेज मिल जाएगी जिसमें उनका इंटरव्यू हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने आसपास की ज़रूरतों को महत्व देते हुए उनके लिए चीज़ों को बनाना शुरू करा, और ख़ासकर ऐसे में डिसेबल पीपल जिनके हाथ में समस्या थी या जिनके पैर में समस्या थी, उनको कहीं ना कहीं उन स्पेशली एबल्ड लोगों को कहीं ना कहीं ऊर्जा देने का काम उन्होंने किया है। उनको उनकी जो हीन भावना से जो वो ग्रस्त थे उससे ठीक करने का काम किया है। तो ऐसे हमारे उद्धव बराली हैं जिन्होंने इसको एक पहले एक छोटी सी सोच को लिया, फिर उसके बाद पेटेंट कराने के बाद इसको एक छोटे से व्यवसाय के रूप में शुरू करा और बहुत कम कीमत पर लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे उद्धव बराली जी को ऐसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे सलाम करना बनता है। फिर मैं दूसरा जिक्र करता हूँ इको फ्रेंडली हाउस, जिसको हैरी और आशा ने, केरला की हैरी और आशा ने बनाया है। इनके यहाँ पर जो सभी चीज़ें हैं वो नेचुरल है। इवन जो एयर कंडीशनर है वो नेचुरल है, जो फ्रिज है वो इको फ्रेंडली है, नेचुरल फ्रिज है। सारी वॉल्स ऐसी हैं जो खुद ब्रीथ लेती हैं। आसपास इन्होंने इतना अच्छा एक छोटा सा जंगल तैयार करा है जहाँ पर आपको वेजिटेबल से लेकर फूल तक मिलते हैं। तो ये एक साबित करता है कि हमें वास्तविकता में जो नेचर के साथ जब खिलवाड़ हो रहा हो तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि हम कैसे सहभागिता दिखाएं प्रकृति को बेहतर करने की दिशा में। तो ऐसे में हैरी और आशा को हमारा सलाम है। मैं तीसरी बात करता हूँ माइलेनोंग मेघालय का एक ऐसा गांव है जो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा दुनिया के बड़े बड़े रिपोर्टर्स ने इसके ऊपर कवरेज करी है। और माइलोंग में दोनों तरह से काम होता है। एक तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमको हर गांव, घर, गली को साफ करके रखना है। इसके अलावा वहाँ पर कानून भी सख्त है। वहाँ के जो सरपंच हैं उन्होंने एक जुर्माना लगाया हुआ है कि अगर आप गंदगी फैलाते पाए गए तो आपको उसके लिए कुछ न कुछ भुगतान करना पड़ेगा। इन सब के साथ पिछले 27 सालों से ये गांव एशिया का सबसे क्लीनेस्ट गांव बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये जज्बा दिखाता है और ये एक उदाहरण बनता है पूरे देश के गांवों के लिए। शायद ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है जो माइलेनोंग गांव है उसके बारे में। और मुझे लगता है ऐसे में जो हमारा प्रिंट मीडिया है जो घर घर जाता है, गांव गांव के घर घर तक जाता है, वो ऐसी खबरों को अगर छापे तो मुझे लगता है वो जो एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनेगा वो बहुत ही गजब का होगा। तो माइलेनोंग मेघालय का, जैसे मैंने बताया, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। वहाँ के लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं। हमारे यहाँ भी छोटे छोटे बहुत सारे गांव हैं, लेकिन बहुत सारे गांवों का विजिट मैंने भी किया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक स्तर तक ही साफ सफाई मिलती है। इसके अलावा डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है कि नगर पालिका, गवर्नमेंट जब कराएगी काम तब करेंगे। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारी जगहों पर साफ सफाई, जैसे गलियां हैं, सड़कें हैं, आपके घर के
आगे चौखट के आगे जो कूड़े का अंबार दिखता है, इन सब चीज़ों को तो आप स्वयं भी ठीक कर सकते हैं। तो माइलेन नोंग के सभी लोगों को मेरा सलाम है। चौथे नंबर पे मैं बात करता हूँ गुजरात के गांधीनगर से 80 किलोमीटर दूर स्थित एक गाँव पुंसारी की, जहाँ का गांव स्मार्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। यानी कि हर गांव के हर हिस्से पे सीसीटीवी की निगरानी है और बहुत एडवांस हॉस्पिटल भी है गांव के लिए, और एक तरीके से सभी घरों में वाईफाई का कनेक्शन है। इसके अलावा सभी घरों में डीटीएच केबल का कनेक्शन है। यानी कि ये सारी सुविधाएं कैसे बनी है, क्योंकि गांव के वो लोग जो बाहर पढ़ने लिखने के लिए गए, उन्होंने ये तय करा कि अपने गांव को भी उतना ही एडवांस बनाना है, और वो इतना एडवांस गाँव है जिसके बारे में हम गूगल करेंगे तो उसके बारे में आप जान जाएंगे। तो क्या हम भी अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं सोच सकते हैं? हमारी सोसाइटी है जहाँ पर हम शायद बहुत संसाधनों से संपन्न है, लेकिन हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ संसाधन नहीं है। तो क्या उनको भी हम कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं? मैं रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी जिसमें चर्चा हो रही थी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं शहरों में या गाँवों में जहाँ पर बच्चों के पास, जब ये कोरोना पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन क्लासेस चल रही तो उनके पास नेट नहीं है, अगर मोबाइल है तो नेट नहीं है। तो ऐसे समय में क्या ऐसे लोगों को हम सपोर्ट कर सकते हैं? अगर अपनी सोसाइटी में वाईफाई जैसी चीज़ों का हम जो समृद्ध है कर सकते हैं, लगा के देंगे, तो मुझे लगता है कि विज्ञान तकनीकी का एक होगा। वैसे गाँव और गाँव के लोगों और उनकी सोच को मेरा साथ दें। इसी प्रकार मैं जब बात करता हूँ तो हरियाणा के नरेश कुमार का जिक्र कैसे हम भूल सकते हैं, जिन्होंने 12वीं कक्षा पास करने के बाद, कुछ तकनीकी ट्रेनिंग के बाद अपनी दुकान ऑटोमोबाइल शॉप में काम करते करते 6 स्ट्रोक इंजन को इजाद करा, जिससे वो दावा करते हैं कि माइलेज 25% तक बढ़ जाता है। तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है। ये कहाँ है और किस हालत में है ये एक अलग विषय है, लेकिन उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगला मैं नाम लेता हूँ तो कैप्टन अमोल यादव, जिन्होंने 6 सीटर एयरक्राफ्ट बनाया है। महाराष्ट्र के हैं ये अमोल यादव जी, जिन्होंने अपने घर की छत पर 6 सीटर एक प्लेन बना दिया। इसके लिए इन्होंने अपने जाने कितनी ज़मीन बेच दी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी इन्होंने मुलाकात की। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ होना ठीक समझा कुछ पाने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करी। और मैं इसी कड़ी में और एक नाम जोड़ता हूँ, शाहरुख का नाम शायद आपने सुना होगा। तमिलनाडु का ये बच्चा जिसने दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट बनाया, कलाम सेट जिसको नाम दिया, शायद आपने सुना भी होगा। अगर नहीं सुना होगा तो आप सर्च कर सकते हैं कलाम सेट किसने बनाया है। तो ये बच्चा और इसके 3 दोस्तों ने मिलकर एक कलाम सेट का जो है बहुत अच्छा सैटेलाइट छोटा सा बनाया और नासा के कंपटीशन में विजयी भी हुए। अब तक का दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट है। 3D प्रिंटिंग से इसको तैयार करा। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि जो तकनीकी है, विज्ञान है, ये धर्म संप्रदाय के आड़े नहीं आता है, ये खुद एक नई दुनिया बनाता है। इस कड़ी में मैं और जोड़ना चाहूँगा वो ऐसे लोकल वॉइस को जिनको मैंने देखा है, मैंने खुद ढूंढ के ऐसे निकाले हैं। तो मैंने भी एक कंपटीशन को IIT कानपुर विज्ञान भारती ऑर्गेनाइजेशन और स्टेम रोबो टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर अनाउंस करा, जिसमें सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनके इन्वेंशन या एक तरीके से कह सकते हैं इन्वेंशन पर इनोवेशन या पहले से एग्जिस्ट चीज़ें थी उन पर इनोवेशन करके वो लाए थे। ऐसे मॉडल थे जो प्रोटोटाइप थे, लेकिन उनकी सोच में दिख रहा था, उनके अंदर इतना जोश भरा हुआ था और उनको लगता था कि ये अगर तकनीक आएगी तो बहुत सारी चीज़ों को सुधार देगी। मैंने उनके अंदर एक भावना देखी। उनमें से जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट आए हुए थे जो हमारी रोज की ज़रूरतों पर आधारित थे। जैसे उसमें मुझे एक बच्चे का जिक्र आता है, एक बच्चा सेठ आनंद राम जयपुरिया का था, जिसने एक ग्रास कटर तैयार करा था जो कि सीधे जिसमें किसी बैटरी का इस्तेमाल नहीं था। एक सोलर पैनल का सेट के नीचे कोई भी व्यक्ति उस ग्रास कटर लेके चलेगा तो घास को वो जो है ग्राउंड की काटते हुए चला जाएगा। ये गजब का जो है एक एक्सपेरिमेंट मैंने उसका देखा, इन्वेंशन मैंने उसका देखा। इसके अलावा चैतन्य श्रीवास्तव करके एक बच्चा था जो कि प्रयागराज से आया हुआ था। उसने कुछ ऐसे डिफेंस रोबोट सिस्टम को बनाया था जो इंडियन आर्मी के लिए शायद बहुत कारगर आने वाले समय में हो सकता है। हमारे कानपुर में ही एक ऐसा बच्चा शिवा पटेल है जिसने USB लेज़र पॉइंटर पहले से अवेलेबल था, लेकिन USB लेज़र पॉइंटर बनाया
आगे भी चर्चा जारी रखूंगा। आज इस 10 मिनट की टॉक को मैं 20 मिनट में कन्वर्ट करूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये 10 मिनट की टॉक को मैंने कन्वर्ट करा है 20 मिनट में, क्योंकि शायद मौका ही ऐसा है नेशनल टेक्नोलॉजी डे का। तो मैं चर्चा कर रहा था और आपको बता रहा था कि शिवा पटेल करके एक बच्चा है कानपुर में, जयनारायण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ता है। इस बच्चे ने एक USB लेज़र पॉइंटर बनाया। मैं बताता हूँ कि लेज़र पॉइंटर मार्केट में पहले से अवेलेबल है, लेकिन USB बेस्ड लेज़र पॉइंटर जो कि आपके मोबाइल से कनेक्शन के बाद चल सकता हो, शायद मैंने भी पहले नहीं देखा था। एक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी टेस्टर उसने बना के तैयार करा। इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान भी बहुत सारे इन्वेंशन और इनोवेशन मैंने देखा, और एक टीन सेट के कमरे में वो बैठ के सारे काम करता है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि लोकेशन या पोजीशन मायने नहीं रखती है आपको कुछ इनोवेशन करने के लिए, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ऐसे एक बच्चा गौरव कटियार है, पढ़ाई में एवरेज है, बट उसने भी बहुत कमाल के इन्वेंशन और इनोवेशन करे हैं। जैसे कि एक 2000 रुपये के जस्ट बॉक्स से आप पूरे घर की बिजली को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। लॉक को डिजिटल लॉक बना दिया उसने, एक साइकिल को ई-साइकिल में कन्वर्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे टैलेंट हैं जो बच्चों में हैं, जो हमको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा केवल इन्वेंशन के लिए बच्चे ही नहीं, बड़े भी कमाल के काम करते हैं। हम कैसे लद्दाख में भूल सकते हैं उस व्यक्ति को जिसने इतने कमाल के इन्वेंशन करें, जिसके ऊपर मूवी 3 इडियट बन गई। यहाँ की जिंदगी कितनी कठिनाई और कितनी मुश्किलों भरी थी, वो बदल दी। मायने रखता है कि इनोवेशन और इन्वेंशन के जरिए जो टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए कितनी व्यावहारिक है, हमारे लिए कितनी प्रैक्टिकल है। और मैं हमेशा से ऐसा मानता आया हूँ कि अगर कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ आपको करना है, कुछ नया करना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि IIT NIT या बहुत बड़े किसी इंस्टीट्यूशन में जाके आपको दाखिला लेने पड़े। क्योंकि याद रखिए कि दुनिया के जो महान से महान वैज्ञानिक हुए हैं, शायद वो महान से महान वैज्ञानिकों ने किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की। उनमें से अगर आप किसी के नाम सुनते हैं तो एडिशन का जब नाम सुनते हैं तो जानते हैं उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के व्यवहार के बारे में भी शायद आपने पढ़ा होगा कि उस स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनका व्यवहार कैसा होता था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते होंगे कि उन्होंने कितने संघर्ष अपने जीवन में सहन करे, और एक वो सपना फाइटर प्लेन पायलट बनने का टूटा, लेकिन जो दूसरा सपना उन्होंने देखा, उन्होंने वो दूसरा सपना देखा था देश को मिसाइल की शक्ति देने का, देश को परमाणु संपन्न बनाने का, और उन्होंने करके दिखाया। अपने देश के जाने कितने ही ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका जब आप जिक्र करेंगे तो कठिन से कठिन हालातों में उन्होंने भारत को बहुत शक्तियाँ प्रदान करी हैं। वो चाहे विक्रम साराभाई हों, वो चाहे होमी जहांगीर भाभा हों या साहनी हो, ऐसे सारे वैज्ञानिकों के नाम आप उनका जीवन पढ़िए तो वो उस कठिन दौर में उन्होंने काम किया है जब बहुत सारे अंग्रेजों के द्वारा रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगाए गए थे। तो बात वही है कि हमारे इन्वेंशन और इनोवेशन के दौरान हम अपने आसपास की सोसाइटी, अपने आसपास की कम्युनिटी का कितना ध्यान रखते हैं। अगर उसको लेके आप कोई भी इन्वेंशन करते हैं तो वो ठीक है, अगर नहीं करते तो बेकार। अब ऐसे इन्वेंशन और इनोवेशन करने वाले लोगों को आप नहीं जानते हैं तो क्या कारण है कि शायद इनके हमारे लिए ये लोग इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ये एक सोसाइटी का सच है। हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण है कि जब वो कोई भी बहुत टॉप की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ के लौटेगा, या किसी टॉप के IIT NIT या किसी टॉप के ISC जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करके लौटेगा, तब हम उसको एक इंजीनियर, एक बहुत पदवी वाला व्यक्ति मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने देखा है वो कमाल की चीज़ें जो एक 15 साल 14 साल की उम्र के बच्चे के अंदर आती है, तो शायद उन्हें कई बार बहुत सारे इंजीनियर्स को, बहुत सारे प्रोफेसर्स को पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन उनके मन में कभी ध्यान नहीं। अब ऐसे लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। ये नाम इसलिए आप नहीं जान पाए क्योंकि इनको मीडिया में तो बहुत पब्लिसिटी मिली, प्रिंट मीडिया ने भी इसको छापा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी लाखों करोड़ों से व्यूज़ इससे कमाए, अपनी कहीं ना कहीं इनकम भी करी। बट इनको क्या मिला? इनको एक पब्लिसिटी मिली, लेकिन उस पब्लिसिटी के बाद इनकी सिचुएशन कहाँ पर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 स्ट्रोक इंजन क्या जो है कितनी कंपनियां इसको लेके आ रही हैं, क्या एग्जिस्टेंस में आ गया या नहीं आया, तो क्या खामियां है इसके अंदर? ऐसे बहुत सारी चीजें हमको विचार करनी पड़ती हैं।
क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि सपोर्ट जो अपने देश में है उसका सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। उस सपोर्ट के सिस्टम को तैयार केवल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है, डिपेंड करता है कि हमारे बीच में जो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी उनको कैसे सपोर्ट करती है। तो कैसे सपोर्ट आप कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सपोर्ट के लिए ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अपनी एक स्वच्छ भावना के साथ आना होगा, और ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे बिजनेसमैन जो आज के समय में बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, उनसे आग्रह करना होगा उनको सपोर्ट करने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने कमाई के एक हिस्से से ऐसे बच्चों के बारे में भी सोचें। अगर उनको ज़रूरत है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो स्पेस टाइम एंड मनी, इन तीनों से अगर कुछ हेल्प करते हैं तो मुझे लगता है शायद ये एक उनका भी उनकी तरफ से भी एक राष्ट्रभक्ति का कहीं ना कहीं एक सबूत होगा, कहीं ना कहीं एक प्रूफ होगा। जरूरी नहीं है कि देश की सुरक्षा करने के लिए सीमा पर तैनात हो जाएं, जरूरी है कि हम किसी भी तरीके से देश के अंदर ऐसे बच्चों को भी, ऐसे लोगों को भी आगे लेके आए तो शायद देश के लिए वो कमाल के काम कर देंगे जो शायद पूरी दुनिया में नहीं हुई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक समय था जब अंग्रेजों का था, फिर एक समय आया यूरोप में अमेरिका का हो गया, फिर समय बदला वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन कहते लोगों ने भी लिखा है, कलाम साहब भी कह के गए हैं, 21वीं सदी भारत की होने वाली, वो इसलिए होने वाली क्योंकि उनके अंदर भी एक भावना जगी थी कि कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे लोग, कंपनीज जो शायद सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। और ऐसा ही मैं एक जिक्र जरूर करना चाहूँगा, हमारे साथ एक स्टेम रोबोट टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, जिससे जब भी हमने कहा कि ऐसे कोई प्रोग्राम करने हैं जिसमें बच्चों को सपोर्ट मिल सकता है, उन्होंने तन मन धन इन तीनों से सपोर्ट हमें करा है, तो उनको भी एक सलाम बनता है, ऐसी कंपनीज को भी सलाम बनता है। IIT कानपुर को भी मैं जो है थैंक्स देना चाहूँगा कि जब हमें बहुत अच्छा प्रोग्राम अपने ऑर्गेनाइजेशन विज्ञान भारती के जरिए उनके पास लेके गए, तो उन्होंने उसको महत्व दिया और उनको अपने यहाँ से स्पेस प्रोवाइड कराया उस प्रोग्राम को करने के लिए। दूसरी बात आती है रिसोर्सेज की। अब सपोर्ट के बाद ज़रूरत है रिसोर्सेज की, तो रिसोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्पेस के लिए हमको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा जाने कितने, अगर हम लोग बात करें, जाने कितने शहरों में पब्लिक के, गवर्नमेंट के, जाने कितने स्पेस ऐसा जगह पड़ी हुई है जो किसी काम की नहीं, जिसे अबेंडेंट प्लेसेस कह सकते हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि ट्रेन के जाने कितने ऐसे डिब्बे हैं जो शायद अबेंडेंट खड़े हुए हैं। क्या हम वहाँ पर ये छोटे छोटे से सेंटर्स बना कर दे सकते हैं क्या, जिसमें सबका रोल हो? अगर मैं उदाहरण के लिए रेलवे की कोई प्रॉपर्टी और मैं कहता हूँ कि वो अबेंडेंट पड़ी हुई है, तो क्या वहाँ पर वो 5-10 लाख का एक लैब बना सकता है क्या? और किसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए वो वहाँ पर काम करने के लिए दे सकता है क्या? सोसाइटीज़ में लोगों के पास कमी नहीं है जगह की, क्या वो दे सकते हैं? तो ऐसे रिसोर्सेज की बात भी करनी पड़ेगी। और रिसोर्सेज में के बाद जो आता है नंबर टेक्निकल सपोर्ट। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज IITs, NITs और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसर्स या साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनके पास शायद टाइम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने देश में बहुत सारे रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, वो किस तरह से सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। वो एक मुहिम अपनी जारी करके और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर बच्चों को इस साथ दिखा सकते हैं, तो उनके सपोर्ट एंड हेल्प से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे का जो वास्तविक स्वरूप है वो यही है कि जो जहाँ जिस स्थिति में है, क्या उस स्थिति से कुछ ऐसा करके वो अपना भी विकास करे, अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी का भी विकास करे और भारत को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर ले जाए। और ये तब पॉसिबल है जब हमको दिल खोल के सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि शायद किसी ने ऊपर वाले को दिया है तो इसलिए इतना ज़्यादा दिया है कि आप दूसरे का सपोर्ट करें। अगर उसने दिया है और आप दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको भी मालूम है, हम भी जानते हैं कि लेके तो कोई नहीं जा पाएगा, छोड़ना तो सब यहीं पड़ेगा। और किस बात का डर? कई बार हम इस डर में जीते हैं कि हम नहीं तो हमारे आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां होंगी उनके लिए हम छोड़ के जाएं। तो ऐसी सोच से भी शायद हमें लगता है बाहर आने की ज़रूरत है। हमें जो एक जीवन मिला है उस जीवन में सोचना है कि हम कितने लोगों के लिए कितने बेहतर काम कर सकते हैं। मुझे मालूम है अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी में ऐसे जाने कितने ही लोग हैं, बस उनको कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा पिंच करने की ज़रूरत थी। तो शायद मैंने इस वीडियो के माध्यम से पिंच किया है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर ये थी मेरी स्टेप इंडिया टॉक।
मीन्स साइंस टेक्नोलॉजी एनर्जी इज इक्वल टू पावर। तो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मिलकर हमें पावरफुल